हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। मैं आरपी सर आप सभी के बीच लेकर के आया हूँ लखनवी अंदाज, जो चैप्टर नंबर 12 है, जिसके लेखक हैं जसपाल। ठीक है दोस्तों, यदि आप उत्पाद सिपाही में हिंदी पेपर लिए होंगे तो आप हमसे जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। यहाँ से आपको चैप्टर बाय चैप्टर आपको पहले थ्योरी कराई जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाया जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहें और इसका लाभ ज़रूर उठाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम जानते हैं किन के बारे में, जसपाल जी के बारे में, जिन्होंने लिखा है कौन सा चैप्टर। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा जसपाल जी के द्वारा कौन सा पार्ट, गद्य भाग में कौन सा कहानी लिखा गया है, या क्वेश्चन ऐसे पूछेगा लखनवी अंदाज किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो उस समय आप ध्यान रखेंगे। जसपाल जी का जन्म 1903 ईस्वी में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे कई बार जेल भी गए। उनका निधन 1976 में हुआ। तो बस यहाँ से ये ध्यान रखना है, लिखे कौन है, तो जसपाल जी लखनवी अंदाज चैप्टर को लिखे हैं और इनका जन्म 1903 ईस्वी के में पंजाब के फिरोजपुर में हुआ था और निधन 1976 में हुआ था। ठीक है, जसपाल जी की रचनाओं में आम आदमी के सरोकार की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के रचनाकार हैं। यथार्थवादी शैली के रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनकी कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वाह दुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। कौन कौन सा, फिर से एक बार देख लीजिए। ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वाह दुलिया या फूलों का कुर्ता, ये सभी उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत की विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। कौन सा? झूठा सच। कई बार पूछता है झूठा सच किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अमिता, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, मेरी तेरी उसकी बात, उनके प्रमुख उपन्यास है। अमिता, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, मेरी तेरी उसकी बात। ठीक है, तो ये सभी जो उनकी रचनाएं हैं उसे नोट डाउन करके ज़रूर लिख लीजिएगा। रचनाएं से बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका चैप्टर क्या है। लखनवी अंदाज चैप्टर नंबर 12 हम पढ़ रहे हैं। गद्य भाग का चैप्टर नंबर 3 है। इससे पहले 2 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी कर चुके हैं, बाल गोविंद भगत का और नेताजी का चश्मा का। आप पीछे का वीडियो नहीं देखे होंगे तो हमारे लिस्ट में है, आप वहाँ से जा कर के इसे ज़रूर देख लें। लखनवी अंदाज। मुसफ़िल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में पुकार रही थी। पैसेंजर ट्रेन जो है, मुसफ़िल की पैसेंजर ट्रेन चलने ही वाली थी, वो अपना हॉर्न बजा रही थी। आराम से सेकेंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं, है ना। आप सेकेंड क्लास डब्बा में जाना चाहते हैं तो क्या होता है, दाम अधिक लगता है। दूर जाना नहीं था, ये सोचते हैं कि दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में एक नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकेंड क्लास का ही ले लिया, है ना। टिकट सेकेंड क्लास का ही ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकेंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था, मतलब डिब्बा खाली नहीं था। अनुमान तो था कि डिब्बा बिल्कुल खाली है, इसलिए उसमें दौड़ के चढ़े, लेकिन डिब्बा खाली नहीं था, काफ़ी भरा हुआ था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालती मार के बैठे थे। एक बर्थ पर लखनऊ के नवाब नस्ल के लग रहे थे, सफ़ेद पोश, सफ़ेद सफ़ेद पहने हुए थे, एक सज्जन लग रहे थे और वो पालथी मार के बैठे हुए थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे हुए थे। सामने क्या रखा हुआ था? तौलिए पर 2 फ्रेश ताज़ा खीरा रखा हुआ था। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। उन्हें थोड़ा सा
असहज महसूस हुआ इनको वहाँ पर पहुँच जाने से। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो, या हो सकता है कि ये कहानी सोच रहे हों, या हो सकता है कि हम उनके खीरे को देख लिए कि खीरे खाने वाले हैं तो शायद संकोच में पड़ गए हों कि इतना छोटा शौक है। नवाब साहब ने संगीत के लिए उत्साह नहीं दिखाया। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। संगति मतलब यदि आप एक ही बर्थ पर हैं तो है ना, अनजान लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ तक की यात्रा है, तो वही बोलता है कि नवाब साहब संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। मतलब हमने भी उनसे आंख से आंख नहीं मिलाया और ना ही कोई वार्तालाप की। ठीक है। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान लगाने लगे। लेखक जो हैं कि आखिर क्या कारण रहा होगा जो नवाब साहब को असुविधा हुई या संकोच हुई। अपने मन में लेखक सोचने लगते हैं। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकेंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उसे मंझले दर्जे में सफ़र करते देखे, है ना। ये लेखक अपने मन में सोच रहे हो सकता है कि वो अकेले सफ़र करने के लिए सेकेंड क्लास का टिकट लिए हों, लेकिन हमारे चले जाने से उनको थोड़ा संकोच हो गई हो कि हमें तो इन्होंने देखा, सफ़र करते देख लिया। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं, है ना। ये भी मन में सोच रहे हैं कि हो सकता है कि अकेले सफ़र काटने के लिए उन्होंने खीरा खरीदा होगा, लेकिन अब हम हैं उनके सामने तो खीरा खाएं कैसे। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। लेखक कहते हैं कि हम चुपके चोरी नज़र से नवाब साहब को देख रहे थे। नवाब साहब जो है खिड़की के बाहर की स्थिति पर देखते रहते हैं, गौर करते हैं। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। कुछ देर बाद नवाब साहब ने हमें संबोधन किया। आदाब। अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। कहते हैं नवाब साहब कि आदाब जनाब, क्या आप खीरे खाने का शौकीन हैं या खीरे खाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाए। ये भी अपने आत्मसम्मान में जवाब दिए, शुक्रिया, मतलब थैंक यू, हम खीरा नहीं खाएंगे। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा। तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया। तौलिए से अच्छे से उसे पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला। दोनों खीरों के सिरों को उन्हें गोद कर झाग निकाला। खीरे के दोनों सिरहाने को काटते हैं, झाग निकालते हैं ताकि तीता ना हो। फिर खीरों को बहुत एहतियात से, बहुत ही प्रेम से, मुलायम से छीलकर फाँकों को करीने से तौलियों पर सजाने लगे। छील करके उसे अलग अलग टुकड़े में तौलिए पर रखने लगे, सजाने लगे। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वालों खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले बहुत तरीके से उसको फटाफट छील देंगे और उसको काट देंगे। फिर उसमें नमक और जो भी मसाला होता है उसमें डाल देते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक, पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं, है ना। लखनऊ स्टेशन पास, आखिर ये सभी स्टेशन पास होता है। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे के फाँकों और जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। काटने के बाद उस पर बुरक भी दिए
उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों की स्फुरन से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसवादन की कल्पना से पल्लवित हो रहा था, है ना। खीरा खाते समय या फिर जो भी चीज़ आप बहुत ही मेहनत से, बहुत ही तरीके से उसे बनाते हैं या काटते हैं, तो आपके मन में भी उसकी स्वाद की कल्पना हो रही होती है कि ये बहुत स्वादिष्ट होने वाला है। चाहे कुछ बनाते हो घर में तो आपको भी लगता होगा। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल से अपनी असलियत पर उतर आए। लेखक भी मन में सोच रहे हैं कि मियाँ तो रईस बनते हैं, लेकिन लोगों के नज़र से बच सकने के लिए ख्याल में अपने असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देखा। बल्ला, शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। फिर नवाब साहब ने किनकी ओर, लेखक की ओर देख करके बोलता है, जनाब शौक कीजिए, शौक फरमाइए, ये लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताज़े खीरे की पनियाती फाँके देखकर मुंह में तो पानी ज़रूर आ रहा था। लेखक कहते हैं कि इतना अच्छा बनाया गया था नमक मिर्च छिड़क करके, तो मुंह में तो पानी ज़रूर आ रहा था, लेकिन इनकार जब शुरू में कर चुके थे तो आत्मसम्मान निभाना भी ज़रूरी था और यही उचित समझा। उत्तर फिर दे दिया, शुक्रिया। इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही थी, मैदा भी ज़रा कमज़ोर है, किबला शौक फरमाए, है ना। आत्मसम्मान के लिए, क्योंकि फर्स्ट में इन्होंने मना कर दिया था कि हम खीरे नहीं खाएंगे। नवाब साहब ने संतृप्त आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरों को फाँकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे का एक फाँक उठाकर होठों तक ले गए, फाँक को सूंघा, है ना। एक टुकड़ा को उठा करके अपने होठों तक ले गए, उससे सूंघे, स्वाद के आनंद में पलके मूंदे, है ना। होता है ना, आंखें मूंद लेते, आहा कितना स्वादिष्ट है ना। मुंह में भर आए पानी को घूंट गले से उतार गया। मुंह में जो पानी उसके स्वाद से आया था वो घूंट गले में उतर गया। तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर छोड़ दी। वो खीरे के टुकड़े को नवाब साहब ने धीरे से खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाँकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसवादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। खाए एक भी नहीं, बस उसे सूंघते गए और खिड़की के बाहर फेंकते चले गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फाँक को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिए, मानो कह रहे हों यह है खानदानी रईसों का तरीका। मानो उनका आंखें यह कह रही है, यह है खानदानी रईसों का तरीका, कि उसे खाया नहीं, उसे बस सूंघा, रसवाद लिया और उसे वहाँ से फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए, है ना। काफ़ी टाइम लगा उसको बढ़िया से धोए, छीले, काटे। नवाब साहब क्या किए, उस में थक गए तो बर्थ पर लेट गए। हम तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है ख़ानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत। आखिर है क्या ये। हम गौर कर रहे थे, खीरा इस्तेमाल करने से इस तरीके को खीरों को सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस और एब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूर कहा जा सकता है। बस उसको सूंघने से यदि आपको संतुष्टि मिल जाए तो ये बहुत ही नया तरीका है। परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? मन की तो तृप्ति चलो हो गया, क्या पेट आपका भर सकता है? पेट की शांति मिल सकती है? नवाब साहब की ओर से पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुरद मैदे पर बोझ डाल देता है। उनके पेट से ढकार के भी आवाज़ आती है। ठीक है, ज्ञान चक्षु खुल गए। पहचाना ये है नई कहानी के लेखक, है ना। यही देख करके लेखक जो है कहानी सोचने के लिए ही ट्रेन में जा रहे थे और उनको एक ये नया कहानी मिल गया।
खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। यहीं से इनके दिमाग में आता है कि खीरे को सूंघ कर किसी का पेट भर सकता है, डकार तक आ सकता है, तो फिर बिना विचार घटना और पात्र का लेखक कहानी क्यों नहीं लिख सकता, नई कहानी क्यों नहीं बना सकता। तो यहीं से इनके मन में कहानी की विचार आती है। तो ये था आपका लखनवी अंदाज। जिस तरह से लखनवी नवाब ने अपना अंदाज दिखाया, न खीरा खाया, बस उसे सूंघ करके फेंकते चला गया, जिसके कारण उसका पेट भर जाता है। ये है लखनवी अंदाज। लिखे कौन हैं? जसपाल जी। इनके बारे हम बता चुके हैं, जन्म कब हुआ, निधन कब हुआ, कौन कौन सी प्रमुख ग्रंथियाँ। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका चैप्टर। आपको वो कहानी समझ में आया होगा। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे बनेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको करवाएंगे। तो आप बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल पर। नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।